हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अपने एसपीएम सब्जेक्ट सीएमए फाइनल का स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट 2022 सिलेबस, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़ रहे थे। और इस सब्जेक्ट का हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, सेकंड चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उस कंपनी की परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सकता है। और कंपनी की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए काफी सारे मेथड्स, काफी सारे टूल्स अवेलेबल हैं। हम उन मेथड्स, उन टूल्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे थे। उसमें से हमने एक तो पढ़ा था, उसमें से हमने एक पढ़ा बैलेंस स्कोर कार्ड, और हमने दूसरा इंप्रूवमेंट टूल पढ़ा था डू पॉन्ट एनालिसिस। देन इसके बाद में हमने नेक्स्ट पढ़ा था रिटर्न ऑन नेट असेट्स। क्लियर ये चीज यहां तक? तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कुछ इंप्रूवमेंट टूल्स ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। आज हम उन्हीं इंप्रूवमेंट टूल्स, मेथड्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और एक नया इंप्रूवमेंट टूल पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बेंच ट्रेंडिंग। जिसका नाम है बेंच ट्रेंडिंग। ये क्या होता है? अब इसको समझने के लिए और कैसे इस बेंच ट्रेंडिंग को यूज करके कंपनी की परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सकता है, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा, एक कहानी सुननी पड़ेगी बच्चे। बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही इजी कहानी है, सुनने में बहुत ही मजा आएगा। ध्यान से सुनो। देखो स्टूडेंट्स, इस कहानी के अंदर दो कैरेक्टर हैं। उसमें से एक का नाम है कालीन भैया और दूसरे का नाम है बबलू पंडित। तो एक बार की बात है बच्चों, कालीन भैया ने बबलू पंडित से पूछा कि बबलू बेटा, ये मार्केट के अंदर बार बार चेंजेस आते रहते हैं, मार्केट में नए नए चेंजेस आते हैं। कभी कस्टमर को कुछ पसंद होता है, कभी कस्टमर को कुछ पसंद होता है, और उसके हिसाब से सभी कंपनीज को कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए मार्केट में जो चेंजेस आए हैं उनके साथ कॉप अप करना पड़ता है। जो मार्केट में चेंज आया, कंपनी को भी अपने अंदर वो चेंज लाना पड़ता है ताकि वो कस्टमर की डिमांड को, एक्सपेक्टेशन को, नीड को फुलफिल कर सके। तो बबलू बेटा, कालीन भैया पूछ रहे, बबलू बेटा यार मेरे को ये बताओ कि आखिर मार्केट के अंदर ये जो एकदम से चेंजेस आते हैं, कुछ टाइम के लिए कुछ चलने लग जाता है, कुछ टाइम के लिए कस्टमर कुछ मांगने लग जाता है, ये ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन कौन सी वजह है, ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं, कारण हैं जिसकी वजह से मार्केट में चेंज आते हैं? आखिर वो रीजंस कौन कौन से? तो बबलू बोला, बोला कालीन भैया, भैया जी, अगर कोई एक फैक्टर हो या कोई एक प्रोसेस हो या कोई एक रीजन हो तो मैं आपको बताऊं भी। भाई एक फैक्टर नहीं है, एक रीजन नहीं है, एक वजह नहीं है मार्केट के अंदर चेंजेस आने की। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ पॉलिटिकल फैक्टर भी है, कभी कभी गवर्नमेंट के जो डिसीजन होते हैं उनकी वजह से मार्केट में चेंज आ जाता है। जैसे गवर्नमेंट ने जब डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी करी, तो लोगों के पास में पैसा तो नहीं था, लेकिन खर्चे के लिए पैसा तो होना चाहिए घर पे। भाई खाना पीना तो बनेगा ही ना, डेली के रूटीन काम तो होंगे ही, उनके लिए तो पैसा चाहिए। और डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी की वजह से लोगों के पास में पैसा नहीं था, बैंक में पड़ा हुआ था, बैंक में से निकल नहीं रहा था, लिमिट थी। तो गवर्नमेंट ने डिजिटल कर दिया सब कुछ। अब देखो, अब डिजिटल का बोलबाला चल गया। सब आज के टाइम पे 90% लोग
90 नहीं तो कम से कम 80% लोग अपनी जेब में, अपनी पॉकेट में कैश कम रखते हैं और मोबाइल में पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, भारत पे, ये सब चीजें ज्यादा रखते हैं। पॉलिटिकल की वजह से चेंज आ गया है ना। या फिर ऐसा बोल सकते हो, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी निकाल दी। गवर्नमेंट ने बोले कि भैया गुजरात के अंदर एल्कोहल नहीं बिकेगा, शराब नहीं बिकेगी गुजरात के अंदर। तो गुजरात के अंदर लिकर कंपनीज को बंद करना पड़ा, दूसरे स्टेट में शिफ्ट होना पड़ा, वरना कंपनियों का बिजनेस कैसे चलेगा। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं कभी कभी। उसके अलावा सोशल फैक्टर्स भी होते हैं। कभी कभी लोग एकदम से चमक जाते हैं। आप देखिए, आज से कुछ साल पहले तक लोगों के दिमाग में एक बात फिट थी कि अगर कोई प्रोडक्ट बाहर का है, फॉरेन का है, कोई प्रोडक्ट फॉरेन कंट्री से आया है, तो वो अच्छा प्रोडक्ट होगा एंड महंगा प्रोडक्ट होगा। ये दिमाग में फिट थी और लोग कोशिश करते थे कि हम लोग फॉरेन के प्रोडक्ट्स को परचेज करें। एप्पल आईफोन की कहानी स्टार्ट ही इस वजह से होती है, वरना क्या हमारे पास में नोकिया और ये सब नहीं थे क्या। तो ऐसे अब तब ज्यादातर लोग फॉरेन के प्रोडक्ट्स को परचेज करते थे। मार्केट चेंज हुआ, फिर लोगों के अंदर स्वदेशी वाली भावना जाग गई। और इसका मेन एग्जाम्पल अगर आप देखो तो पतंजलि। पतंजलि से लोग जो प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, उसका मेन रीजन यही तो है कि वो स्वदेशी है, इंडिया में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और उसके अलावा वो ऑर्गेनिक हैं, केमिकल्स नहीं है उनमें, है ना। वो क्या बोले, न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है। ऑल दैट योगा जो गुरु हैं रामदेव जी, वो उसको संभालते हैं, है ना, केयर टेकर एक तरह से ओनर है। तो सोशल चेंजेस भी आ जाते हैं, उसी तरह से इकोनॉमिकल चेंजेस भी आ जाते हैं। आप देखिए कि कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलूं, आप देखिए पहले ना, ये जो आईआईटी है, जे डबल ही है, ये साइंस वाले जो कोर्सेज हो गए हैं ना, नीट है, ये सब, उनकी फीस कितनी हाई थी। बहुत हाई थी भाई, बहुत हाई थी, कम से कम 2 लाख 3 लाख तो थी भाई। एकदम से वो फिजिक्स वाला आया, उसने क्या करा, 3,000 में नीट की पढ़ाई करवा रहा है, 4,000 में करवा रहा है, और बच्चे पास भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई 3,000 की है तो क्वालिटी बेकार है, क्वालिटी भी अच्छी है, और बच्चे ज्वाइन भी कर रहे हैं और पास भी हो रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहा है। इकोनॉमिकल चेंज आ गया। लोगों ने, अब जो पहले 1.5 1.5 2 2 लाख की फीस थी, अब वो कम होने लग गई, अब वो 50,000 पे पहुंच गई। इकोनॉमिकल चेंजेस भी आते हैं, पैसे की वजह से भी आ जाते हैं, और इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं। पहले जब पढ़ाई होती थी, तो आप देखिए, जो आज आप हमारी क्लासेस देख रहे हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं या किसी भी दुनिया में किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, पहले आप उनको थोड़ी ना जानते थे कि ये पर्टिकुलर टीचर भी पढ़ाता है। अगर आपका फ्रेंड पढ़ा हुआ है तो शायद उसने बता दिया होगा, अदरवाइज तो नहीं जानते थे ना। सेम स्टेट के अंदर ही जानते थे, जैसे हमको राजस्थान के अंदर सब बच्चे जानते थे, राजस्थान से बाहर कम जानते थे। इसकी वजह क्या थी कि भाई उस वक्त तो ऑफलाइन चलता था, एक क्लास के अंदर बच्चा लिमिटेड बच्चों को पढ़ाया करता था, एक टीचर लिमिटेड बच्चों को पढ़ाता था। आज देखो टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी हो गई, आज आप मेरे से डायरेक्टली पढ़ रहे हो, आप, मैं आप तक पहुंच गया, आप मुझ तक पहुंच गए, ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही तो हुआ। तो मार्केट के अंदर चेंजेस आने के फैक्टर्स बहुत सारे हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, टेक्निकल हो, कोई भी रीजन हो सकता है। और भैया इनका ना, और ये बबलू बता रहा है कि देखो कालीन भैया, इनका एक तरह से ट्रेंड चलता है, कुछ टाइम के लिए ना ट्रेंड बन जाता है, और कस्टमर्स उसी को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और इसलिए कंपनीज भी वही प्रोडक्ट बेचना शुरू कर। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं बच्चों में आपको, देखो यूट्यूब पर वीडियोस बनना स्टार्ट हुआ, अगर आपको पता हो, जब डिजिटल हो गया इंडिया, इंडिया के अंदर बात कर रहा हूं मैं, जब डिजिटल हो गया इंडिया, और 2017 से आप देखिए बहुत सारे लोग
अपनी अपनी कॉमेडी वीडियोस, क्योंकि उस वक्त कॉमेडी का माहौल चल रहा था, सबके पास में डेटा जियो ने फ्री दे दिया था, तो कॉमेडी का माहौल था, तो यूट्यूब पर हर कोई अपनी वीडियो बनाने लग गया। उस वक्त एक ट्रेंड चला कि मैं देसी हूं, देसी देसी करके वीडियोस बनती थी कॉमेडी की, मैं देसी हूँ। कोई बंदा जो मुंबई का रहने वाला है, जो बैंगलोर का रहने वाला है, प्रॉपर एकदम सिटी कल्चर से आया हुआ, वो भी ऐसी वीडियो बना रहा है, क्योंकि उसको पता था मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, देसी वाला एक ट्रेंड चल रहा है कि मैं भारत का, मैं देसी आदमी हूं, मैं ऐसा हूं, और अच्छी उसकी इमेज दिखाई जा रही है, तो हर कॉमेडी वीडियो के अंदर वो वाला पार्ट ला देते थे। हर बंदा उसी तरह की वीडियो बनाने लग गया, क्योंकि ट्रेंड चल रहा था एक पर्टिकुलर मार्केट में ना, ट्रेंड चलता है। जैसे आप देखिए 90s के टाइम पर ना, आप देखिए 90s के टाइम पर मल्टी हीरो मूवीज चलती थी, जैसे बॉर्डर आती थी, है ना, शोले आती थी, वो ट्रेंड था। आप देखिए उस टाइम की जितनी भी मूवीज देखोगे ना, एक मूवी में तीन तीन चार चार हीरो थे, क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड थी। और जो मूवी बनाने वाली कंपनियां हैं, प्रोडक्शन वाली कंपनियां हैं, वो मल्टी हीरो मूवीज प्रोड्यूस कर रही थी, उस तरह का ये प्रोडक्ट ही तो है, मूवी क्या है, प्रोडक्ट ही तो है जो बेचा जाता है कस्टमर्स। उसके बाद में कॉमेडी का ट्रेंड आ गया, तो गोविंदा चलने लगा, अक्षय कुमार, परेश रावल, ये सब कॉमेडी करने लग गए। उसके बाद में एक्शन का ट्रेंड आ गया, तो सलमान खान चलने लगा। अब वेब सीरीज का ट्रेंड आ गया, तो वेब सीरीज बहुत चल रही है। यूट्यूब का ट्रेंड आ चुका है, तो यूट्यूब पे बहुत सारी, अब तो डायरेक्टली यूट्यूब पे वेब सीरीज भी आती हैं, यूट्यूब पे डायरेक्टली मूवीज भी आती हैं, सब कुछ आ रहा है, ये ट्रेंड चलता है। तो जब कालीन भैया ने पूछा कि बबलू मार्केट में ये जो चेंजेस आते हैं, ये किन किन फैक्टर्स की वजह से आते हैं, बोला बहुत सारे फैक्टर्स हैं भैया, कोई एक फैक्टर नहीं है। और एक तरह से ना ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड चलने लग जाता है, एक टाइम के लिए वो ट्रेंड फॉलो होता है, और कंपनीज जो है उसी तरह का प्रोडक्ट बेचती हैं जो कस्टमर मांग रहा है, क्लियर है। और कंपनी के सेंस में, कंपनीज कॉरपोरेट वर्ल्ड के सेंस में अगर बात करी जाए, तो इस तरह के ट्रेंड को क्या बोला जाता है, इस तरह के ट्रेंड को बेंच ट्रेंडिंग बोला जाता है। इसमें काफी सारे बेंचमार्क हो जाते हैं, मतलब ना बेंच ट्रेंडिंग का मतलब क्या होता है कि एक ट्रेंड बन गया, एक ना प्रॉपर एक स्टैंडर्ड सेट हो गया, और उसको फॉलो कर रही हैं सब कंपनीज। अब आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड तो आपने बेंचमार्क में पढ़ाया था। देखो, जब इससे पहले इंप्रूवमेंट टूल हमने पढ़ा था जो बेंचमार्क, वो ना एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए बात करता है। बेंचमार्क का स्कोप छोटा है, बेंच ट्रेंडिंग का बड़ा है। बेंच ट्रेंडिंग क्या बोलता है, जैसे आज एक कंपनी आज एक कंपनी अपने लिए कोई टारगेट सेट करती है, दैट इज बेंचमार्क। लेकिन बहुत सारी कंपनीज अपने लिए टारगेट सेट कर रही हैं, और फिर उन सभी कंपनीज के टारगेट्स को चेक किया जा रहा है, और उसमें से देखा जा रहा है कि ट्रेंड किस तरफ मूव कर रहा है, दैट इज बेंच ट्रेंडिंग। तो बहुत सारे बेंचमार्क के ऊपर नजर रखी जा रही है, सुपरवाइज किया जा रहा है उसको, सर्विलेंस के अंदर है वो, उसे देखा जा रहा है। और फिर ये देखा जा रहा है कि यार ये जो इतने सारे बेंचमार्क है, इनमें से ट्रेंड क्या बन रहा है, ज्यादातर कंपनीज जो है वो किस तरह का स्टैंडर्ड सेट कर रही है, वो ट्रेंड बन गया है अभी का। अरे मेरी बात समझ में आपको याद है? तो बच्चे देखिए, एक मिनट, देखिए बेंच ट्रेंडिंग आखिर क्या होता है। बेंच ट्रेंडिंग के अंदर मेजरमेंट किया जाता है कि जो बिजनेस के लीडर्स हैं, जो रोल मॉडल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, बाकी सब लोग उसी को फॉलो करने लग जाते हैं, बाकी सब लोग उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। ये बेंच ट्रेंडिंग होता है, जिससे वो ये सोचते हैं कि जो मार्केट के लीडर्स कर रहे हैं, अगर हम भी वही करेंगे ना, तो इस वक्त वो ट्रेंड में है, और हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं उन्हीं तरह के रास्ते पर चलकर। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है, मार्केट में चेंज आता रहता है, और जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ट्रेंड बन जाता है, और फिर सब उसको फॉलो करने लग जाते हैं, क्लियर है। और ये क्यों, ये रिजल्ट ये क्यों आता है, क्योंकि चेंजेस, ये माना जाता है कि चेंज हमेशा इंप्रूवमेंट के लिए आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं बच्चों, पहले जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था ना, तब भी मैं एग्जांपल से समझाता था। जैसे सपोज कीजिए, अगर हम आज की क्लास को ऑफलाइन में पढ़ रहे होते, तो आप क्लास में बैठे हो, इमेजिन करो बच्चों, आप क्लास में बैठे हो, मैं सामने खड़ा हुआ हूं, एक सिंपल व्हाइट बोर्ड है, और मेरे हाथ में मार्कर है। अब जो मैंने आपको बबलू भैया और कालीन भैया की कहानी सुनाई ना, वो सिर्फ सुनाता मैं आपको,
मैं आपको सिर्फ सुनाता। आपको इमेजिन करना पड़ता है, एक कालीन भैया है, एक बबलू भैया है, वो ये बोल रहा होगा, वो ये बोल रहा होगा। लेकिन चेंज आया डिजिटल का। अब आप देख भी रहे हो कि देखो ये बोल रहा है कालीन, ये बोल रहा है बबलू। चेंजेस इंप्रूवमेंट के लिए होते हैं। थोड़े टाइम बाद में अब हम पूरे बोर्ड पे पढ़ेंगे, जो ऑनलाइन बोर्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, उसके थ्रू हम पढ़ने लग जाएंगे, जहां और भी मजेदार क्लास होगी और भी मजेदार एग्जांपल्स होंगे। चेंजेस हमेशा इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि आदमी बोलता है यार देखो, कंपनी बोलती है कि मैं अभी जिस स्टैंडर्ड पर खड़ी हूं वो तो अच्छा ही है, तभी तो मैं यहां पर खड़ी हूं, सक्सेसफुल चल रही हूँ। बट मुझे और इम्प्रूव करना है, मुझे और बेटर होना है। उसके लिए मुझे अपनी हैबिट्स को, अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज करना पड़ेगा। और बेंच ट्रेंडिंग आपको एक ट्रेंड दिखा देता है कि इस तरफ चेंज हो जाओ, मार्केट अभी इस तरफ झुका हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि बेंच ट्रेंडिंग आखिर होता क्या है। ये एक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होती है, चेक करते रहते हैं हम बहुत सारे बेंचमार्क को, और उन बेंचमार्क का एक एवरेज निकाल के ट्रेंड देखा जाता है। अगर आप बोलोगे सर क्या बेंचमार्क और बेंच ट्रेंडिंग के अंदर डिफरेंस होता है? होता है। इसका स्कोप नैरो है, इसके मुकाबले बेंच ट्रेंडिंग के मुकाबले छोटा स्कोप है। क्योंकि बेंचमार्क का मतलब है किसी पर्टिकुलर कंपनी ने अपने लिए कोई टारगेट सेट करा। बेंच ट्रेंडिंग है कि बहुत सारी कंपनीज ने जो अपने लिए टारगेट सेट करा, उसका एवरेज, उसका ट्रेंड निकालो। इसका स्कोप थोड़ा वाइडर है। फिर उसके बाद में देखो, इसके बेंचमार्किंग के अंदर क्या होता है, बेंचमार्किंग के अंदर कि इसमें ना बिजनेस के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, किसी पर्टिकुलर बिजनेस के। जबकि यहां पर क्या होता है, ये एक प्रॉपर डायरेक्शन, एक ट्रेंड दे देता है कि अगर आपको इंप्रूव करना है तो अभी मार्केट ऐसे जा रहा है, यहां चले जाओ। क्लियर है ये चीज? ये एक पर्टिकुलर कंपनी की कॉस्ट को, क्वालिटी को, प्रोडक्टिविटी को, इन सबको चेक करता है। जबकि ये बोलता है कि ज्यादातर कंपनीज जो है ना, उनको पहुंचना यहां पर है, सक्सेस वाली पीक पर पहुंचना है, ऊंचाई पर, टॉप पर पहुंचना है, बेस्टेस्ट होना है उसको, और खड़ी है वो अभी यहां पर। तो इनके बीच का जो गैप है ना, वो ये बेंच ट्रेंडिंग फुलफिल कर देगा, और वो बेस्टेस्ट हो जाएंगी कंपनीज। तो थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर अपना नेक्स्ट इंप्रूवमेंट टूल पढ़ लिया, जिसका नाम है बेंच ट्रेंडिंग। शायद आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बहुत आराम से। क्लियर है ये चीज? इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि बेंचमार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, जिनको हम ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लास में स्कैनर भी हमने सॉल्व कर लिया था, बेंचमार्क टॉपिक भी हमने पढ़ा था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करे थे। तो बेंचमार्क से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए, बेंच ट्रेंडिंग से अभी तक नहीं आए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बेंच ट्रेंडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और आपने अच्छे से पढ़ भी लिया, आपको समझ में आ भी गया। अब हम चलेंगे बच्चों हमारे कंपनी की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, जो नेक्स्ट इंप्रूवमेंट मेथड है, उसका नाम है सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजीज। इसको हम सिक्स सिग्मा मेथड्स बोल सकते हैं, सिक्स सिग्मा थ्योरी भी बोलते हैं इसको बहुत बार। स्टूडेंट देखिए, हमने बहुत सारे इंप्रूवमेंट टूल पढ़ लिए, इस चैप्टर में इंप्रूवमेंट टूल ही पढ़ रहे हैं हम लोग। बैलेंस स्कोर कार्ड पढ़ लिया, डू पॉइंट एनालिसिस पढ़ लिया, रोना रिटर्न ऑन नेट असेट पढ़ लिया, फिर उसके बाद में बेंचमार्क पढ़ लिया, फिर उसके बाद में बेंच ट्रेंडिंग पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजीज पर। सर ये क्या होता है सिक्स सिग्मा थ्योरी मेथडोलॉजीज, ये क्या है? बच्चों, इसको सुनाने के लिए और इसको समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। ये कहानी दो दोस्तों की है बच्चों। इस कहानी के अंदर दो कैरेक्टर हैं, और एक कैरेक्टर का नाम है छोटा भीम, और दूसरे कैरेक्टर का नाम है डोरेमोन। अगर स्पेलिंग गलत हो बच्चों तो सॉरी, बाकी सही है जहां तक मैंने मेरे को पता है। तो इसका नाम है, एक दोस्त का नाम है छोटा भीम, एंड दूसरे का नाम है डोरेमोन। और हमको इन दोनों की कहानी सुननी है, और हमारा नेक्स्ट इंप्रूवमेंट टूल सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजीज थ्योरी समझ में आ जाएगा बड़े ही आराम से।
देखिएगा, एक बार की बात है प्यारे बच्चों, छोटा भीम बोला डोरेमोन से कि डोरेमोन भैया, यार ये सिक्स सिग्मा मैथोलॉजीज आखिर क्या होता है। तो डोरेमोन बोला कि देख छोटा भीम, कंपनी की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए जो बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, उनमें से एक ये भी इंप्रूवमेंट टूल मेथड है जो कंपनी की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देता है। अगर कोई कंपनी इसको फॉलो करे तो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। बोले अच्छा, तो इस मेथड में क्या है डोरेमोन भैया, मुझे ये समझा दो। तो अब डोरेमोन भैया बोल रहे कि देख, ये जो सिक्स सिग्मा प्रोसेस या मेथोलॉजी है ना, इसके दो सब पार्ट होते हैं। मतलब ये समझ ले, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से एक पार्ट होता है DMAIC और इसका दूसरा पार्ट होता है, एक पार्ट है इसका DMAIC और इसका दूसरा पार्ट है DMADV। इनकी फुल फॉर्म होती है, डी से निकल के आता है डिफाइन, एम से निकल के आता है मेजर, ए से निकल के आता है एनालाइज, आई से निकल के आता है इम्प्रूव और सी से निकल के आता है कंट्रोल। इसी तरह से इसकी भी फुल फॉर्म होती है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कहानी को कंटिन्यू करते, अभी तक छोटा भीम ने डोरेमोन से पूछा कि डोरेमोन भैया, आखिर ये सिक्स सिग्मा प्रोसेस क्या होता है। तो डोरेमोन बोले कि देख मेरे छोटे भीम, कंपनी की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए जो बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल होते हैं, उनमें से एक मेथड ये सिक्स सिग्मा मैथोलॉजीज भी होता है। तो छोटा भीम बोला इसके अंदर क्या होता है। बोला ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से एक पार्ट जो है वो है DMAIC। अब ये क्या है, हम ये समझेंगे। तो छोटा भीम बोला, बोले DMAIC क्या होता है। बोला सुनो, ये ना एक मेथड है जिसके अंदर कंपनी की एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस को एंड उसकी स्ट्रेटेजीज को बेटर करने के लिए बोलता है। ये मेथड DMAIC, ये सिक्स सिग्मा मेथोलॉजीज का एक पार्ट होता है और इसका मेन पर्पस क्या होता है कि कंपनी की जो अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी है ना, वो बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं है और कंपनी के पोटेंशियल के हिसाब से, उसकी औकात के हिसाब से कम है। कंपनी की पोटेंशियल बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने की है, पर कंपनी की स्ट्रेटेजी अभी उतनी बेटर नहीं है, एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी। तो उसको और बेटर करने के लिए बोलता है ये DMAIC कि कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। अब वो कैसे हो जाएगी, क्या होता है, सुनिए। बोला सबसे पहले ये प्रोसेस में स्टेप में बोलता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये स्टेप में बोलता है। सबसे पहले ये बोलता है डी का मतलब कि भैया पहले डिफाइन करो आखिर कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम है, क्यों कंपनी का एग्जिस्टिंग प्रोसेस बेस्ट नहीं है कंपनी के लिए। क्यों हमें ऐसा लगता है कि अभी की जो स्ट्रेटेजी है कंपनी की, जो अभी का एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, जो काम करने का तरीका है, अभी जो उसकी परफॉर्मेंस है, वो बेस्ट नहीं है। आखिर उसमें प्रॉब्लम क्या है, डिफाइन करो, पता लगाओ इस बात का। आखिर कस्टमर की नीड्स एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आखिर वो क्या डिमांड कर रहा है, पहले डिफाइन करो, पहले पता लगाओ इस चीज का। तो ये है सबसे पहला स्टेप। बोले ठीक है, सिक्स सिग्मा मेथोलॉजीज एक इंप्रूवमेंट टूल है, कंपनी की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए बोलता है, समझा। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें से एक DMAIC होता है, वो भी मैं समझा। ये DMAIC जो है, इसका मतलब होता है कि डिफाइन, पहले डी, पहला स्टेप कि डिफाइन करो आखिर कंपनी की जो अभी की स्ट्रेटेजी है वो एकदम सक्सेसफुल क्यों नहीं है, आखिर उसकी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, पहले ये डिफाइन करो। कस्टमर क्या चाह रहा है, क्यों हम उसकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसका पता लगाओ।
फिर दूसरा आ जाता है कि मेजर करो कि अगर स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, अगर स्ट्रेटेजी चेंज करनी है तो कितने मेजर करो कि कितने चांसेस हैं कि अगर हम स्ट्रेटेजी चेंज कर दें तो हम सक्सेस हो जाएंगे। तो पहला है कि भैया आखिर प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर देते हैं तो कितने चांसेस हैं कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। फिर थर्ड है कि एनालाइज करो इस चीज को कि कंपनी की ये जो स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं, अब जो हम नई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कंपनी की, क्या हमने उसको बनाते टाइम कंपनी के सभी फैक्टर्स कंसीडर कर लिए, कहीं कोई फैक्टर छोड़ तो नहीं दिया, बाद में हमको ऐसा लगे कि यार हमने जो नई स्ट्रेटेजी बनाई वो कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले डिफाइन करो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी में क्या प्रॉब्लम है, क्यों हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड है मेजर करो कि हमने अगर नई स्ट्रेटेजी बनाई, क्या हमारे कितने परसेंट चांसेस हैं कि हम सक्सेस हो जाएंगे। थर्ड, हम जो अब नई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उससे एनालाइज कर लो कि हमने सभी फैक्टर्स कंसीडर किए ना मार्केट के, तब जाकर हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। उसके बाद में फिर स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर दो, इंप्रूव कर। क्लियर है। और फिर कंट्रोल करो कि अभी हमने जो नई सक्सेसफुल सिचुएशन लाए हैं, हमने नई स्ट्रेटेजी यूज करी, इंप्लीमेंट किया, हम सक्सेसफुल हुए, कम से कम ये सक्सेसफुल पोजीशन हमारी कंट्रोल में रहे, हम इससे नीचे ना जाएं, हम इससे ऊपर ही जाएं। तो सिक्स सिग्मा मेथोलॉजी का एक ये पार्ट होता है जिसको DMAIC के नाम से जाना जाता है। डिफाइन करना, मेजर करना, एनालाइज करना, इंप्रूव करना, कंट्रोल करना। छोटा भीम बोला, डोरेमोन भैया आपने मुझे समझा दिया, DMAIC में समझ गया, लेकिन आपने ये बोला था कि ये सिक्स सिग्मा मेथोलॉजी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसमें से एक आपने मुझे समझा दिया DMAIC, जो कि मेनली कंपनी की एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग पर सोचता है कि एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को सही करो। इसका दूसरा सब पार्ट भी तो होता है ना, कोई दूसरा सब पार्ट भी तो होता है। हाँ जी, दूसरा सब पार्ट है जिसका नाम है DMADV। ये जो दूसरा पार्ट है ना DMADV, ये बोलता है कंपनी का एक्सपांशन करो तब इंप्रूव हो गया। आप कंपनी के अंदर नया प्रोडक्ट लॉन्च करो, नई सर्विसेज लॉन्च करो, ताकि जो कस्टमर अभी तक आपसे जुड़े हुए नहीं है वो भी जुड़ने लग जाए। ये है आपका DMADV। ये बोलता है नया प्रोडक्ट बनाओ, नई डिजाइन बनाओ उस प्रोडक्ट के लिए। तो डी से हो जाता है डिफाइन करना कि भैया हमें कस्टमर की डिमांड के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए। एम से हो जाता है मेजर करना कि हमारे प्रोडक्ट की क्या कैपेबिलिटी होगी, कौन सा प्रोडक्शन प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। ए से हो जाता है एनालाइज करना कि उस प्रोडक्ट की डिजाइन बनाओ कि आखिर वो प्रोडक्ट कैसे होगा, कैसे हम कम कॉस्ट में ज्यादा अच्छा डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में दोबारा डी आ जाता है, इसका मतलब है डिजाइन की डिटेल्स को एक प्लान की तरह बना के वेरीफाई कर लो, और उसके बाद में लास्ट स्टेप वेरीफाई कर दो उन चीजों। तो ये नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए बात करता है। अभी तक छोटा भीम बोला कि डोरेमोन भैया आपने मुझसे बोला सिक्स सिग्मा मेथोलॉजी एक कंपनी की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का मेथड है, किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का मेथड है। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से एक है DMAIC, एक है DMADV। मैं दोनों का मीनिंग समझ गया हूँ, मुझे बहुत बढ़िया से समझ में आ गया कि DMAIC ये बोलता है एग्जिस्टिंग जो कंपनी की जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजीज परफॉर्मेंस है उसे इंप्रूव करो, और DMADV ये बोलता है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करो, उसकी डिजाइन डिजाइन बनो। क्लियर। फिर छोटा भीम बोला, लेकिन डोरेमोन भैया मेरे को एक बात बताओ, मैंने ऐसे सुना है कि अगर कोई भी कंपनी इस सिक्स सिग्मा मेथोलॉजी को सही से यूज करना चाहती है तो 7 की रूल्स होते हैं। जैसे अगर कोई भी कंपनी है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो उसके पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं जो हमने पढ़े। उसमें से एक मेथड ये सिक्स सिग्मा मेथोलॉजी है जिसको हम पढ़ रहे हैं। अगर कोई कंपनी इसी मेथड को यूज करके अपनी परफॉर्मेंस अच्छा करना चाहती है तो 7 ना की रोल्स दिए हुए हैं लोगों के, मतलब की रोल का मतलब क्या है, 7 ऐसे लोग बताए हैं
जो जिनका अलग अलग काम है, 7 ऐसे डिपार्टमेंट हैं, लोग हैं जिनका अलग अलग काम है, और उन लोगों का काम इस सिक्स सिग्मा मेथोलॉजी वाले प्रोसेस को कंपनी में सक्सेसफुल बना देगा। वो 7 की रोल्स क्या है? बोले यार वो 7 की रोल्स ना एक्चुअली में कंपनी के लेवल को शो करते हैं। कंपनी के लेवल का मतलब कंपनी का लेवल नहीं, कंपनी के अंदर जो लेवल्स हैं कि टॉप वाले क्या काम करेंगे, टॉप मैनेजमेंट, टॉप डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, मिडिल डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, उससे नीचे वाला प्रोफेशनल डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, उससे नीचे वाला जो एजेंट टाइप डिपार्टमेंट है वो क्या काम करेगा, असिस्टेंट, उसके नीचे वाला जो एकदम लोअर लेवल पे जो ग्राउंड रूट पे बैठा है वो क्या काम करेगा। सबके ना रोल बांटे हुए हैं, सबके काम दिए हुए हैं, सबको उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई हैं। अगर वो सही तरह से सब लोग अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेंगे तो कंपनी के अंदर ये सिक्स सिग्मा मेथोलॉजी वाला प्रोविजन बहुत अच्छे से फॉलो हो जाए। बोले अच्छा सर, ऐसी बात है तो समझाओ, डिटेल में समझाओ। बोलो मैं तुझे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। देख, कंपनी के अंदर सबसे ऊपर बैठा है एग्जीक्यूटिव, ये टॉप मैनेजमेंट है, ये कंपनी की स्ट्रेटेजी बनाता है कि कंपनी कैसे काम करेगी। उसके नीचे आते हैं चैंपियंस। चैंपियंस का काम होता है एग्जीक्यूटिव की बनी हुई स्ट्रेटेजी को कंपनी में एक्चुअल में इंप्लीमेंट करवा देना। तो सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव, वो स्ट्रेटेजी बनाएगा। फिर आते हैं चैंपियंस, वो उनकी बनाई हुई स्ट्रेटेजी को लागू करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद में आते हैं मास्टर ब्लैक बेल्ट। इनका ये थर्ड स्टेज पर है, मास्टर ब्लैक बेल्ट थर्ड स्टेज पर आया है। ये फर्स्ट पे है एग्जीक्यूटिव, सेकंड पे है चैंपियन, थर्ड पे है मास्टर ब्लैक बेल्ट। इन लोगों का काम ये है कि जो अब फोर्थ स्टेज पर ब्लैक बेल्ट आएंगे, जो फोर्थ स्टेज पर ब्लैक बेल्ट आएंगे वो कौन होंगे? वो फुल टाइम प्रोफेशनल्स हैं, जो काम करते हैं कंपनी के अंदर प्रॉपरली, फुल टाइम प्रोफेशनल्स हैं। उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं ये मास्टर ब्लैक बेल्ट। तो अभी तक हमने 4 स्टेज पढ़ ली। सबसे ऊपर एग्जीक्यूटिव टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाएगा, दूसरे लेवल पे चैंपियन एग्जीक्यूटिव की बनाई हुई स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे, थर्ड स्टेज पे मास्टर ब्लैक बेल्ट जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, फोर्थ इनसे नीचे की जो स्टेज है फोर्थ स्टेज ब्लैक बेल्ट, वो फुल टाइम प्रोफेशनल्स है, उनको ट्रेनिंग देंगे कि उन्हें किस तरह से काम करना है। क्लियर? ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ स्टेज पर कौन आएगा? ग्रीन बेल्ट आएगा। और ये ग्रीन बेल्ट जो है ना, ये पार्ट टाइम प्रोफेशनल्स हैं, ये इन ब्लैक बेल्ट को असिस्ट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि सिंघम मूवी है, सिंघम मूवी के अंदर रोहित शेट्टी मेन डायरेक्टर है, लेकिन वो तो मेन डायरेक्टर है ना, उनको असिस्ट करने के लिए भी तो और भी तो छोटे मोटे डायरेक्टर्स होते हैं जिनका काम होता है कि भैया चेक करना कि लोकेशन पर सब चीजें पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई, कैमरा वैमरा पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, और जो कैरेक्टर्स हैं हीरो हीरोइंस या जो और बाकी के उनकी ड्रेस व्रेस आ गई कि नहीं आई, असिस्ट करने का काम। तो 5 पढ़ लिए, 5 लोगों के रोल पढ़ लिए हमने। एक पढ़ लिया एग्जीक्यूटिव टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाएगा, एक पढ़ लिया चैंपियन उन एग्जीक्यूटिव की बनाई हुई स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करेगा, एक पढ़ लिया हमने मास्टर ब्लैक बेल्ट जो फोर्थ नंबर की कैटेगरी है ब्लैक बेल्ट, उसको ट्रेनिंग देगा। ब्लैक बेल्ट प्रोफेशनल है, फुल टाइम प्रोफेशनल है। फिफ्थ पे ग्रीन बेल्ट जो कि ब्लैक बेल्ट को असिस्ट करेंगे। क्लियर है ये चीज यहां तक? यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को कहानी समझ में आ गई। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं आपके, एक येलो बेल्ट और आता है ना, एक, इसके बाद में एक आएगा येलो बेल्ट। इसके बाद में कौन आएगा? येलो बेल्ट। येलो बेल्ट का काम क्या होता है? येलो बेल्ट का काम होता है, एक मिनट, यहां पर एक येलो बेल्ट और आएगा, और उनका काम क्या होता है? फिर आते हैं येलो बेल्ट्स, इनका मेन काम क्या होता है? ये कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने तो स्ट्रेटेजी बनाई कंपनी में क्या होगा, लेकिन ये जो येलो बेल्ट होते हैं ना, येलो बेल्ट जो 6th नंबर कैटेगरी पे आते हैं, ये मार्केट में घूमते रहते हैं, अपने बंदे छोड़ देंगे कि जाओ भाई जाओ मार्केट में चले जाओ, कॉमन कस्टमर बन के चले जाना, कस्टमर्स को एनालाइज करो कि वो लोग हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को लेते टाइम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और वो देखते हैं कि क्या हम एकदम बढ़िया चल रहे हैं कस्टमर के दिमाग में, या कस्टमर के दिमाग में कस्टमर कुछ और मांग रहा है, हम उसे नहीं दे पा रहे हैं। ये काम येलो बेल्ट करता है जो 6th नंबर पे आता है।
वो मार्केट में घूमते रहते हैं और उनका काम होता है देखना कि क्या कंपनी को कोई इंप्रूवमेंट लाना है, क्या कंपनी की स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। और वो ना टाइम टू टाइम छोटे छोटे इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट चलाते रहते हैं कि अब की बार ना हम इस वाली चीज को इम्प्रूव करते हैं, तो ये छोटा सा इस डिपार्टमेंट के इस वाले सेगमेंट को इम्प्रूव करेंगे, चलो हमने बना दिया स्ट्रेटेजी, इसको नई तरीके से करना शुरू करो, देखो रिजल्ट पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है। तो येलो बेल्ट जो है ना, वो चक्कर लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, मार्केट में देखता रहता है कस्टमर क्या सोच रहा है, क्या हमें इंप्रूव करना चाहिए, क्या हम कस्टमर की नीड को फुलफिल करवा रहे हैं। एक्चुअल में इंप्रूवमेंट से रिलेटेड जो स्ट्रेटेजी बनाने का काम है वो येलो बेल्ट का है। और सबसे नीचे आता है व्हाइट बेल्ट। ये लोग एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर जो येलो बेल्ट ने, इनसे ऊपर जो येलो बेल्ट है उसने बोला ना कि ये नया इंप्रूवमेंट है इसको करो, ये उसे इंप्लीमेंट करते, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते। तो बच्चे ये ना स्टेप्स में चलता है। एग्जीक्यूटिव में लीडर होते हैं, वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिर चैंपियंस होते हैं, उनको लागू करते हैं, फिर मास्टर ब्लैक बेल्ट होते हैं जो ब्लैक बेल्ट प्रोफेशनल्स को क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, फिर ग्रीन बेल्ट आते हैं जो कि उनको असिस्ट करते हैं, अब पार्ट टाइम प्रोफेशनल्स होते हैं। येलो बेल्ट जो है ना वो मार्केट में एक तरह से घूमते रहते हैं और चेक करते रहते हैं कि आखिर कंपनी में क्या इंप्रूवमेंट आना चाहिए। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है ना, स्मॉलर इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट वो भी चलाते हैं। और व्हाइट बेल्ट सबसे नीचे लेवल पर बैठे हैं और वो एक्चुअली में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो अगर कोई भी कंपनी सिक्स सिग्मा मेथोलॉजी इंप्रूवमेंट टूल को यूज कर रही है तो इन लोगों के काम को अच्छे से करवाए, तो वो उसका वो सिक्स सिग्मा मेथोलॉजी वाला इंप्रूवमेंट टूल सक्सेसफुल हो जाए। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोगों ने न्यू सिलेबस 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंगली सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसके सेकंड चैप्टर का ये दो टॉपिक्स, दो इंप्रूवमेंट टूल हमने आज की क्लास में पढ़े, बेंच ट्रेंडिंग और उसके अलावा सिक्स सिग्मा मैथोलॉजी। बच्चों वैसे तो हम स्कैनर टॉपिक के खत्म होने के बाद जो भी क्वेश्चन आए हाथ के हाथ सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और जो हमने किए भी हैं इस चैप्टर में भी, इससे फर्स्ट वाले चैप्टर में, और करते रहेंगे हम। हमारा जब हम पढ़ेंगे तो स्टडी मटेरियल सीएमए का मॉड्यूल तो कंप्लीट होगा ही, स्कैनर भी कंप्लीट होगा। लेकिन इन दो टॉपिक से रिलेटेड जो आज हमने पढ़े प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया ही नहीं है, इसलिए वो हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों आप लोग एक बार यहाँ तक अपना रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट जो इंप्रूवमेंट टूल्स हैं वो हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।